नमस्कार। पंचमत उद्घोष पर आज बात करते हैं अविरक्षा हिंसा अथवा कस्टोडियल वायलेंस की। कस्टोडियल डेथ्स का मसला पिछले साल उस वक्त गरमाया था जब तमिलनाडु में एक पिता पुत्र की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। कस्टोडियल डेथ्स भारत में अब एक जानी पहचानी वारदात हो गई है। कस्टोडियल वायलेंस अथवा अविरक्षा हिंसा मुख्य रूप से वह है जो पुलिस अथवा न्यायिक अविरक्षा में की जाती है, जिसमें मृत्यु, दुष्कर्म तथा यातना शामिल है। गत दिनों लीगल सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च के अवसर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कस्टोडियल वायलेंस के बारे में बोलते हुए इसे मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए पंचमत उद्घोष ने आज यहाँ के प्रसिद्ध लॉयर और एमिनेंट प्रैक्टिशनर नवल किशोर शर्मा से अविरक्षा अर्थात कस्टडी के प्रकार, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, पुलिस के कर्तव्य एवं कस्टोडियल डेथ की पेचीदगियों के बारे में बात की, जो कि सभी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक है। सर, कस्टोडियल डेथ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि कस्टडी दो तरह की होती है। एक पुलिस कस्टडी, सेकंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी तब तक रहती है जब तक कोई अरेस्टेड पर्सन पुलिस की कस्टडी में रहता है, और जुडिशियल कस्टडी तब शुरू होती है जब कोई अरेस्टेड पर्सन पुलिस के द्वारा कंसर्निंग कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और कंसर्निंग ऑनरेबल मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। पुलिस कस्टडी पर्सन की अरेस्टिंग से शुरू होती है और पर्सन की अरेस्टिंग के समय पर उस पर्सन के कुछ राइट क्रिएट होते हैं और पुलिस की कुछ ड्यूटीज इम्पोज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है और यदि वो पर्सन वेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है तो पुलिस को उस पर्सन को ये बताना होता है कि वो वेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है और उसे जमानत पर छूटने का अधिकार है, और यदि वो अपनी ओर से जमानतियों का इंतजाम कर देता है तो पुलिस उसे जमानत पर छोड़ देती है। यदि कोई व्यक्ति नॉन वेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसे जमानत पर छोड़ने की अधिकारी नहीं होती है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो उसे उन गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करेगी और उस पर्सन के किसी मित्र संबंधी या रिश्तेदार को, जिसे भी वो पर्सन बताना चाहेगा, उस तक संसूचित करेगी कि आपका अमुक पर्सन पुलिस के द्वारा अमुक मामले में अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद पुलिस की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी ये होती है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डॉक्टर के पास उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाना होता है, और उस डॉक्टर की ये ड्यूटी रहती है कि वो उसकी बॉडी को एग्जामिन करने के पश्चात एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करेगा, जिस रिपोर्ट में उसकी बॉडी पर यदि किसी तरह की कोई इंजुरीज पाई जाती हैं या कोई साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनका एंडोर्समेंट किया जाएगा, और उस मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी उस अरेस्टेड पर्सन को या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात जब वो व्यक्ति ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होगा तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो इस बात का सेटिस्फेक्शन करेगा कि पुलिस कस्टडी में आने के बाद उसका मेडिकल कराया गया है और वो मेडिकल रिपोर्ट उस पत्रावली पर उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने पर पुलिस के कंसर्न कोई कंप्लेंट करता है कि उसके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती की गई है, तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो उसकी उस कंप्लेंट को नोट करेगा और उसके आधार पर यदि उसका रीमेडिकल एग्जामिनेशन आवश्यक है तो उसका रीमेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता है। अदरवाइज कोई पोजीशन आती है जिससे वो ये कहता है कि मेरे साथ इस तरह का कोई अपराध घटित हुआ है, तो वो एज ए कंप्लेंट ट्रीट होता है और उसको एक तरह से एक कंप्लेंट के रूप में दर्ज कर लिया जाता है और उस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है। अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट पुलिस के कंसर्न नहीं की जाती है तो फिर रूटीन प्रोसेस में उसका रिमांड ओवर हो जाता है और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। जुडिशियल कस्टडी तब तक रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति न्यायालय से जमानत प्राप्त नहीं करता है या उसके मामले का पूर्णतः निस्तारण होकर उसे छोड़ नहीं दिया जाता है। न्यायिक अवरक्षा में रहने के दौरान वो व्यक्ति न्यायालय की अवरक्षा में होता है, लेकिन वो जेल प्रशासन के द्वारा उसकी देखरेख और उसका रखरखाव किया जाता है। तो जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद यदि उसकी जेल प्रशासन के अधीनस्थ रहते हुए मृत्यु हो जाती है या उसके साथ किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जुडिशियल कोर्ट
कि ये ड्यूटी होती है कि उसके संदर्भ में वो इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाए। सेक्शन 176 सीआरपीसी में ये प्रोविजन किया हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में या न्यायिक अभिरक्षा में हो जाती है तो उसके संदर्भ में पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच के अतिरिक्त संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी पृथक से इंक्वायरी की जाएगी, जिसे जुडिशियल इंक्वायरी कहा जाता है जी। और वो जुडिशियल इंक्वायरी जब इनिशिएट होती है तो उसमें वो मजिस्ट्रेट महोदय की ये ड्यूटी होती है कि वो जो मृतक व्यक्ति है उस मृतक व्यक्ति के जो परिजन हैं उनको इस बात की सूचना दी जाएगी कि आपके जो आपका व्यक्ति था उसकी मृत्यु के विषय में न्यायिक जांच की जा रही है, आप उस जांच में उपस्थित रह सकते हैं और यदि वो ऐसा चाहते हैं तो वो जांच उन व्यक्तियों की मौजूदगी में ही संचालित की जाएगी। तत्पश्चात यदि जांच में कोई निष्कर्ष आता है तो उस निष्कर्ष के अनुसार ही उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यदि न्यायिक जांच में ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि प्राथमिक तौर पर यह प्रतीत होता है कि इसमें कोई अपराध हुआ है न्यायिक अभिरक्षा के दौरान या पुलिस अभिरक्षा के दौरान, तो उस निष्कर्ष के आधार पर उसमें प्राथमिकी दर्ज हो सकती है और उस प्राथमिकी के आधार पर जो अपराध उस समय पर घटित होना प्रकट हुए हैं उन पर आगे अनुसंधान किया जा सकता है। अंतिम तौर पर जो अपराध घटित हुए हैं उनमें अनुसंधान पूर्ण होने के बाद मामला विचारण के लिए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत हो जाता है। ये एक तरह से जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में होने वाली मृत्युओं के संबंध में अथवा मृत्युओं से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक प्रक्रिया है। एक बात और जानना चाहूँगा सर कि क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को सरेआम पीटते हुए या बदसलूकी करते हुए ले जाए? देखिए, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है जी। और कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि उस पर किसी ऑफेंसेज के चार्जेज हैं या वो किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी कर दिया गया है, उसे मानवता की दृष्टि से पृथक नहीं किया जा सकता और उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता जो एक मानव के गरिमापूर्ण जीवन के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में बार बार दोहराया है। मानव अधिकार आयोग ने भी बार बार कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अथवा पुलिस अभिरक्षा में नहीं रहते हुए भी किसी भी व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई ज्यादती की जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है जी। तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को अभिरक्षा में रहते हुए या अभिरक्षा में नहीं रहते हुए भी ना तो मारने पीटने की पोजीशन में रहती है, ना उसके साथ किसी तरह की कोई अभद्रता करने की स्थिति में होती है और यदि इस तरह का कोई कृत्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थी अभिरक्षा हिंसा एवं उसमें होने वाली किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस और रीजनेबल सस्पिशन के आधार पर ही किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट और विदाउट एन अरेस्ट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा संविधान एक आम आदमी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इसका हनन होने पर वास्तव में शोचनीय स्थिति बन जाती है। पंचमत उद्घोष चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे YouTube पर सब्सक्राइब करें तथा Facebook पर फॉलो एवं लाइक करें। धन्यवाद।